ये स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे फंक्शन एंड पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, और उसमें हमने देखा था कि दो तरह की फंक्शंस और पावर्स होती है प्रेसिडेंट्स की। एक नॉर्मल पावर और दूसरी जो है यानी सामान्य शक्तियाँ, और दूसरी है आपके इमरजेंसी पावर यानी आपातकालीन शक्तियाँ। देखिए, सामान्य शक्तियों को हमने 4 भागों में डिवाइड किया था, ठीक है। नॉर्मल पावर या सामान्य शक्तियों को जो है हमने 4 भागों में डिवाइड किया था। एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर फर्स्ट, सेकंड जो है लेजिस्लेटिव पावर, थर्ड जो है वो आपकी थी फाइनेंशियल पावर, और चौथी थी जुडिशियल पावर। 4 तरह की पावर्स थी। फिर आती है आपके इमरजेंसी पावर। तो इमरजेंसी पावर को जो हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, ठीक है। इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो इमरजेंसी पावर में हमने पहला पावर पढ़ी थी आर्टिकल 352, इसे हम कहते हैं नेशनल इमरजेंसी। इसमें हमने पढ़ा था कि 3 कंडीशन जो होती है, इसमें 3 कंडीशन में नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, आपको याद रखना है। 3 कंडीशन कौन कौन सी जिसमें हमने लगाया बताया था कि 3 कंडीशन जो थी वो थी वॉर, एक्सटर्नल इन्वेंशन, एक्सटर्नल इन्वेशंस, और थर्ड कंडीशन क्या थी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। ये तब था जब संविधान लागू हुआ था, यानी 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस समय जब ये राष्ट्रपति को पावर्स दी गई थी तो उसमें 3 कंडीशन रखी गई थी कि नेशनल पावर राष्ट्र में जो है नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रपति कब लगा सकता है, जब देश में 3 कंडीशन हो। कौन कौन सी? एक वॉर की यानी युद्ध की स्थिति हो, एक्सटर्नल इन्वेशन यानी बाहरी आक्रमण की स्थिति हो, और तीसरा था इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट यानी आंतरिक विद्रोह की स्थिति हो, ठीक है। लेकिन 44 अमेंडमेंट में, जो 44 अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था? 1976 में, ठीक है। उसमें इसको बदल करके क्या कर दिया गया, इसमें ये तीसरा जो शब्द था उसको इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की जगह चेंज करके और एक नया शब्द डाल दिया गया, ठीक है। मैंने आर्टिकल 352 कहते हैं जो सब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था हमारा, तब ये 3 स्थितियाँ थी, ठीक है। लेकिन 44 अमेंडमेंट जो हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसमें इस चीज़ को बदल करके क्या कर दिया गया, इसमें इस शब्द को बदल दिया गया। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को बदल करके इसको किया गया था कि अगर आर्म रिवोल्ट होता है, इसकी जगह क्या डाला गया था, याद रखना। अभी आपसे पूछा जाए कि अभी कौन कौन सी कंडीशन में जो है ये लगाया जा सकता है, तो आपको पूछती वो कंडीशन तो बतानी है कि वॉर या एक्सटर्नल इन्वेंशन और थर्ड आर्म रिवोल्ट। अब ये शब्द नहीं है, क्योंकि 1975 में इंदिरा गांधी ने बिना किसी कारण के लगा दिया था, यानी उस समय ऐसी कंडीशन थी ही नहीं। लगभग दिल्ली में 1 लाख लोग शांतिपूर्ण जो है सभा कर रहे थे, धरना चल रहा था गवर्नमेंट के खिलाफ, इसलिए इमरजेंसी जो है देश में इंदिरा गांधी ने जो है उस समय प्रेसिडेंट को बोल करके, और उसी कारण से, जबकि कोई युद्ध झगड़े दंगे नहीं हो रहे थे, शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा था, उस कारण से 1975 में इंदिरा गांधी ने लगा दिया। तो इसलिए बाद में जब 44 अमेंडमेंट हुआ तब इस शब्द को चेंज कर दिया गया, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को बदल करके, और अब ये कहा गया है कि अगर आर्म्ड रिवोल्ट होता है यानी सशस्त्र विद्रोह होता है, हथियारों के द्वारा अगर विद्रोह किया जा रहा है,
जनता हथियार लेकर के और युद्ध में मतलब देश में लड़ाई झगड़े कर रही है, तो 352 के तहत जो है वो इमरजेंसी लगाई, नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो उसमें हमने 44 अमेंडमेंट में क्या क्या चेंज किया उसको हमने पढ़ा था कि इमरजेंसी इम्पोज्ड ऑन द टाइम ऑफ द फियर ऑफ वॉर 3 कंडीशन में लगाई जा सकती है। एक तो वॉर, युद्ध के समय में, एक्सटर्नल इन्वेंशन के समय में, और आर्म्ड इन रिवोल्ट के टाइम में। ठीक है, 44 अमेंडमेंट में क्या चेंज हुआ? एक तो युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की कंडीशन में जो है नेशनल इमरजेंसी द प्रेसिडेंट लगा सकता है। सेकंड क्या रखा था कि ओनली रिटर्न जो एडवाइस होती है, रिटर्न एडवाइस पे लगा सकता है। किसकी? प्रेसिडेंट रिटर्न एडवाइस ले किसकी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो अगर रिटर्न एडवाइस दे किसको, यानी लिखित सलाह दे राष्ट्रपति को विदेश में इमरजेंसी लगा दो, कौन देगा? मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद अगर राष्ट्रपति को लिखित रूप में दे, पहले बिना लिखित कहने मात्र से लगाया जा सकता था, या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से लगा सकता था, केवल प्रधानमंत्री के कहने से लगा सकता था बिना किसी लिखित के। अब ये कर दिया गया है कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिटर्न एडवाइस दे, लिखित में ये दे कि भाई देश की स्थिति ऐसी नहीं है और देश में इमरजेंसी लगाना जरूरी है, तो इस टाइप की इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो 44 अमेंडमेंट में सेकंड ये चेंज हुआ। थर्ड जो है डिक्लेरेशन हुआ, इसका जो अप्रूवल होना चाहिए, अप्रूवल होना चाहिए वो 2 महीने के अंदर जो है होना चाहिए। ठीक है, 2 मंथ के अंदर जो है इसका अप्रूवल होना चाहिए पार्लियामेंट के द्वारा। राष्ट्रपति लगा तो सकता है अपनी मर्जी से, इसके सलाह से, लेकिन 2 महीने के अंदर उसका जो है अप्रूवल संसद के द्वारा दिया जाना चाहिए, यानी संसद उसकी अनुमति दे दे। और अगर एक बार अप्रूवल हो जाए तो कम से कम 6 मंथ, एवरी 6 मंथ जो है वापस अप्रूवल लेना जरूरी है। हर 6 महीने बाद पार्लियामेंट इसकी अप्रूवल देगी। ठीक है भाई, तो इन चीज़ को तीसरी चीज़ ध्यान रखनी है कि अब जो है अगर राष्ट्रपति एक बार अगर आपातकाल 352 के तहत लगाए तो 2 महीने के अंदर उसे पार्लियामेंट की परमिशन की आवश्यकता, अप्रूवल की आवश्यकता होती है। ठीक है, और एक बार अगर पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं करे तो वो 2 महीने अपने आप ही खत्म हो जाएगा, वो आगे लंबा नहीं रहेगा। और पार्लियामेंट अगर अप्रूवल कर दे तो एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने के अंदर उसे प्रेसिडेंट को जो है पार्लियामेंट से अप्रूवल करवाना आवश्यक होगा। ठीक है, और चौथी बात जो है 44 अमेंडमेंट में ये कहा गया था कि जो है इस अगर एंडेड करना है, इसको इमरजेंसी को एंडेड करना है तो उसके लिए 1/4 मेजोरिटी की भी आवश्यकता होती है। सिंपल मेजोरिटी, सॉरी, एंडेड करना है तो सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। किसकी? पार्लियामेंट। ध्यान रखना, अगर अप्रूवल करना है तो 2/3 मेजोरिटी के लिए आवश्यकता होती है। अगर इमरजेंसी को अप्रूवल करना है तो कितनी मेजोरिटी चाहिए? 2/3 मेजोरिटी। 2/3 मेजोरिटी मतलब लगभग दोनों सदनों के 66% जो है सदस्य कहें तो इमरजेंसी को अप्रूवल किया जा सकता है। और अगर उसे ख़त्म करना है तो ख़त्म करने के लिए तो सिंपल मेजोरिटी चाहिए, यानी 51%, आधे से ज़्यादा कह दे तो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके फर्स्ट टाइप की जो इमरजेंसी जो है पावर है प्रेसिडेंट की, आर्टिकल 352। 3 कंडीशन कौन कौन सी है? वॉर, एक्सटर्नल इन्वेंशन और आर्म्ड रिवोल्ट। अब ये शब्द हट गया है, ध्यान रखना। 1950 से लेकर के 1976 तक ये शब्द था, लेकिन 1976 में जो 44 अमेंडमेंट हुआ था, 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें इस शब्द को हटा करके उसकी जगह ये शब्द काम में लिया गया है, आर्म्ड रिवोल्ट, सशस्त्र विद्रोह। तो ये तो हो गया फर्स्ट टाइप की जो इमरजेंसी, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी। अब सेकंड टाइप की जो इमरजेंसी है वो है आपको, उसको कहते हैं स्टेट इमरजेंसी। वो उसका वर्णन है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 356 में। ठीक है, सेकंड जो इमरजेंसी है वो आती है आर्टिकल 356। इसको किस नाम से जानते हैं?
स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं इसको, इसे वो क्या बोलते हैं, स्टेट इमरजेंसी। अब देखिए, नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में या देश के किसी भाग में लगाई जा सकती है, राष्ट्रपति लगा सकता है, लेकिन स्टेट इमरजेंसी किसी एक स्टेट में या कुछ स्टेट में लगाई जा सकती है, किसी एक स्टेट में, एक राज्य में, जैसे राजस्थान में, गुजरात में, ठीक है, किसी एक स्टेट में जहां पर शासन ढंग से नहीं हो रहा हो वहां पर ये लगाई जा सकती है। तो ये इसके लिए कंडीशन क्या चाहिए, ठीक है, इसके लिए कंडीशन क्या होगी 356 के तहत, इसके लिए कंडीशन क्या हो जाती है, द केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बैकडाउन इन अ स्टेट, ठीक है, केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इन स्टेट। कंडीशन याद रखनी है आपको, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि आर्टिकल 356 के तहत इमरजेंसी लगाने के लिए ये कहाँ पर लगाई जाती है, किसी एक राज्य में लगाई जा सकती है। भारत सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, राष्ट्रपति लगा सकता है किसी एक राज्य में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में, ठीक है। कौन सी कंडीशन में लगाई जा सकती है, तो इसमें कंडीशन आपको याद रखनी है कि केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इन स्टेट, यानी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, राज्य में संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार देश का, राज्य का शासन नहीं हो रहा है, इसका मतलब संविधान में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार अगर राज्य का शासन नहीं होता है तो राष्ट्रपति उस राज्य में या एक स्टेट में जो है आर्टिकल 356 के तहत उस राज्य में इमरजेंसी लगा सकता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो कंडीशन आपको याद रखनी है कि आर्टिकल 356 के तहत स्टेट इमरजेंसी कब लगा सकता है राष्ट्रपति, ठीक है। तो इसमें आप लिखना है कि इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इन द स्टेट, राज्य में संवैधानिक तंत्र का खराब हो जाना, बिखर जाना या संवैधानिक तंत्र का विफल हो जाना, उस कंडीशन में एक राज्य में 356 के तहत आपातकाल लगाया जा सके, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356 इफ ए प्रेसिडेंट कम्स टू नो फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, अगर प्रेसिडेंट को ये लगे, प्रेसिडेंट नो फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार को, राष्ट्रपति को ये लगे, राज्य सरकार से ये पता चले कि या ही हिमसेल्फ कंसिडर दैट सच ए कंडीशन हैज इवॉल्व्ड दैट द गवर्नमेंट ऑफ सम स्टेट इज नॉट फंक्शनिंग, दैट द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट not functioning, is the provision of constitution, ठीक है। तो राष्ट्रपति को ये लगे या राष्ट्रपति को ये पता चले स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से या स्टेट गवर्नमेंट की किसी पत्रिका अखबार से या उसके गवर्नर से ये पता लगे कि दैट द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, राज्य की जो सरकार है, नॉट फंक्शनिंग, कार्य नहीं कर रही है, किसके, एज प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार, संविधान के अनुसार राज्य का शासन नहीं हो रहा है, तो उस राज्य में राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है, ठीक है। तो याद रह जाएगा कि व्हेन द आर्टिकल 356 यूज ऑफ बाय द प्रेसिडेंट, कब लगा सकता है राष्ट्रपति 356 के तहत, ठीक है। तो इसकी कंडीशन क्या होगी, केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन स्टेट, राज्य में संवैधानिक तंत्र खराब हो जाए, विफल हो जाए, राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा हो, तब, ठीक है। तो अगर व्हेन द प्रेसिडेंट नो
फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य को ये लगे, राष्ट्रपति को ये लगे राज्य सरकार के द्वारा या गवर्नर के द्वारा कि द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट नॉट फंक्शनिंग, राज्य की जो सरकार है वो शासन नहीं कर रही है एज द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के उपबंधों के अनुसार, संविधान के नियमों के अनुसार राज्य का शासन नहीं हो रहा है, देन ही कैन डिक्लेयर एन इमरजेंसी इन द स्टेट, तब वह उस राज्य में आपातकाल लगा सकता है। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना, इसमें प्रेसिडेंट को एडवाइस कौन देगा? इसमें प्रेसिडेंट को एडवाइस देगा स्टेट का गवर्नर। एक बात ध्यान रखना, प्रेसिडेंट को राज्य गवर्नर लिख के देगा भाई इस राज्य का शासन ढंग से नहीं चल रहा है, तो उस राज्य में राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। ठीक है, अब विदाउट परमिशन कितना समय तक ये रह सकता है? विदाउट परमिशन पूछा जाए आपसे कि स्टेट इमरजेंसी विदाउट परमिशन ऑफ पार्लियामेंट कितने समय तक रह सकता है, तो आपको याद रखना है कि ये 2 मंथ तक जो है रह सकता है। 2 महीने के अंदर इसकी भी परमिशन राज्य पार्लियामेंट से लेनी आवश्यक होती है। ठीक है, तो विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्लियामेंट दिस डिक्लेरेशन कैनॉट बी इम्प्लीमेंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 2 मंथ। बिना पार्लियामेंट की अनुमति के राष्ट्रपति कितने समय तक किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है? तो आपको अगर 2 महीने के अंदर उसे प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट की परमिशन की आवश्यकता होती है, तो विदाउट परमिशन कितने समय तक लगा सकता है? ओनली 2 मंथ। ठीक है, 2 महीने के अंदर उसे परमिशन लेनी पड़ेगी पार्लियामेंट से। अब अगर पार्लियामेंट ने परमिशन दे दी, ठीक है, तो कितने समय तक रह सकता है? तो 6 मंथ तक जो है वो उस राज्य में आपातकाल रह सकता है, यानी एवरी 6 मंथ ही शुड परमिशन टू या अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट। एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने के अंदर उसे पार्लियामेंट से परमिशन की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इट्स द मैंडेटरी दैट दिस टाइप ऑफ रिजोल्यूशन इज आफ्टर गेटिंग ए रिजोल्यूशन पास्ड इन द पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट ऐसा पास कर दे 2 महीने के अंदर अंदर, देन द प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड ऑन द स्टेट फॉर 6 मंथ, तब उस राज्य में 6 महीने तक आपातकाल, एक बार परमिशन मिलने पर 6 महीने तक राष्ट्रपति उस आपातकाल रख सकता है। ठीक है, ठीक है, तो 2 महीने के अंदर उसे पार्लियामेंट की परमिशन की जरूरत होती। पार्लियामेंट ने एक बार परमिशन दे दी तो एक समय बार में 6 महीने तक उस स्टेट में स्टेट इमरजेंसी रह सकती है। ठीक है, और इट इज़ मैंडेटरी दैट दिस टाइप ऑफ रेजोल्यूशन इज पास्ड इन बोथ ऑफ द रेस्पेक्टिव हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट कहने का मतलब हो गया दोनों ही है भाई, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की परमिशन की आवश्यकता होती है विथ सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, अगर इसे हटाना है तो सिंपल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है, यानी दोनों लोकसभा राज्यसभा सिंपल मेजॉरिटी से इसको रिजोल्व कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, इफ एनी केस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल आफ्टर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। और मैक्सिमम कितनी रह सकती है एक राष्ट्र? अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी स्टेट में मैक्सिमम जो है स्टेट इमरजेंसी कितने टाइम तक रह सकती है, तो वो आएगा आपके 3 ईयर्स, 3 साल से ज़्यादा, यानी हर 6 महीने में परमिशन लेकर के उसे बढ़ाया जा सकता है। और अधिकतम एक राज्य में राज्य आपातकाल अधिकतम कितने समय तक रह सकता है? 3 साल तक, यानी हर 6 महीने से परमिशन मिलती रहे तो 3 साल से किसी भी राज्य में अधिक जो है आपातकाल बढ़ाया नहीं जा सकता। 3 साल के अंदर तो वापस उसे कैंसिल करना है। तो याद आ गया आपको, याद आ जाएगा। आर्टिकल 356 कहता है कंडीशन क्या होनी चाहिए? केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इन स्टेट, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर प्रेसिडेंट को ये पता चले कि दैट गवर्नमेंट स्टेट नॉट फंक्शनिंग, राज्य सरकार सही ढंग से कार्य नहीं कर रही है, ठीक है, संविधान के अनुसार, संविधान के उपबंधों के अनुसार, दैट ही कैन अप्रूव द इमरजेंसी, डिक्लेयर द इमरजेंसी इन द स्टेट। ठीक है, अब इसकी बात हो गई कि प्रेसिडेंट
ये गवर्नर की एडवाइस से करेगा, गवर्नर लिखित में दे दे, ठीक है। आर्टिकल 44 अमेंडमेंट में ये भी चेंज हुआ। और विदाउट परमिशन 2 महीने के अंदर उसे पार्लियामेंट की परमिशन की ज़रूरत होती है। एक बार परमिशन मिलने पर 6 महीने तक लागू रह सकता है। हर 6 महीने बाद पार्लियामेंट की परमिशन की ज़रूरत होगी, ठीक है। और अधिकतम मैक्सिमम किसी स्टेट में इमरजेंसी कितना रह सकता है, 3 ईयर्स रह सकता है, ठीक है। तो ये हो गई। और उसे हटाना है तो वहाँ सिंपल मेजोरिटी से उसे हटाया जा सकता है। तो ये हो गया सेकंड इमरजेंसी पावर जो है प्रेसिडेंट, स्टेट इमरजेंसी। और थर्ड जो पावर है उसे हम कहते हैं, ये आता है आर्टिकल 360, जिसे नाम जानते हैं हम फाइनेंशियल इमरजेंसी से। फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल। तीसरी जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति है वो उसका वर्णन है आर्टिकल 360 में, ठीक है। तो आर्टिकल 360 के तहत इफ द प्रेसिडेंट फील दैट द सच कंडीशन हैव इवॉल्व ड्यू टू विच द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और गुडविल ऑफ इंडिया, ठीक है। दैट कंडीशन क्या होनी चाहिए, इसकी कंडीशन होगी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और गुडविल ऑफ इंडिया थ्रेटेंड, यानी एंड हो गया है, अंत हो गया है, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ और गुडविल, देश की जो आर्थिक स्थिति जब खराब हो जाए, यानी देश के पास पैसा नहीं बचे। अभी जैसे आपने कोरोना के हाल में देख रहे हैं ना, इससे गवर्नमेंट की हालत ख़राब है क्योंकि इंडस्ट्री बंद थी 3-4 महीने, तो देश की जो है बहुत मंदी की स्थिति आ गई थी। इसलिए सरकार ने क्या किया, सरकारी कर्मचारी को तनख्वाह में कटौती की नहीं की, ये तो गवर्नमेंट कर देती। लेकिन स्टेट फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है, जब देश की जो गुडविल है, देश की साख है, खराब हो जाए, या जो देश की आर्थिक जो स्थायित्व है वो खतरे में आ जाए, देश में पैसे की कमी आ जाए, धन की कमी आ जाए, तब प्रेसिडेंट जो है इस टाइप की इमरजेंसी लगा सकता है। तो आप याद रह जाएगा कि आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगाई जा सकती है। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 360 द प्रेसिडेंट फील दैट सच कंडीशन हैव एवॉल्व, राष्ट्रपति को ये लगे कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, ड्यू टू विच द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि देश का आर्थिक स्थायित्व यानी देश की आर्थिक कंडीशन खराब हो गई है, और गुडविल ऑफ इंडिया, भारत की सरकार की जो है आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, इफ थ्रेटेंड, समाप्त हो गई है, देन ही कैन डिक्लेयर अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ द इमरजेंसी द टेन्योर फिक्स इज द सेम एज देन द केस ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ इमरजेंसी डिस्कस अर्लियर। इस स्थिति में वैसा ही होगा जैसे 352 के तहत होता है, ठीक है। आर्टिकल 360 के तहत भी क्या होगा, सरकार के किसी भी कर्मचारी की तनख्वाह में कटौती की जा सकती है, जजेस से लेकर के और एक आम व्यक्ति तक की जो है, आम सरकारी कर्मचारी तक की तनख्वाह में कटौती की जा सकती है, ठीक है। देखिए इस टाइप का इमरजेंसी देश में 3 टाइम लागू हो चुका है। आर्टिकल 360 के तहत 100 से अधिक बार, मोर देन 100। लेकिन आर्टिकल 360 के तहत अब तक कभी भी देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी राष्ट्रपति ने नहीं लगाई, क्योंकि देश की स्थिति ऐसी स्थिति हुई नहीं, ठीक है। तो अब तक इस टाइप का इमरजेंसी है वो देश में कभी भी नहीं लगाई गई, ठीक है भाई। तो हमने 3 टाइप की इमरजेंसी पावर पढ़ी प्रेसिडेंट की। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, 3 कंडीशन हमने पढ़ी थी, कौन कौन सी 3 कंडीशन में लगाया जा सकता है, वॉर, एक्सटर्नल इन्वेंशन, और तीसरे टाइप का क्या था, आर्म्ड रिवॉल्ट, ठीक है। 3 स्थितियों में नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है। 356 के तहत स्टेट इमरजेंसी कब लगाई जा सकती है, द केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकडाउन ऑफ द स्टेट, राज्य में आर्थिक संवैधानिक तंत्र की विफलता के द्वारा के समय में लगाया जा सकता है।
और फाइनेंशियल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगाई जा सकती है? जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और गुडविल ऑफ इंडिया थ्रेटेंड, जब देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाए, देश की आर्थिक स्थायित्व खराब हो जाए, देश में मंदी की स्थिति आ जाए, देश की साख खतरे में हो जाए, तब इस टाइप की इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो ये हो गया आपके प्रेसिडेंट की जो पावर है या राष्ट्रपति की जो है आपातकालीन शक्तियाँ। तो याद रह जाएगी, there are 3 types of the emergency power of the president. First, national emergency, it means Article 352. Second, state emergency, it means Article 356. और फाइनेंशियल इमरजेंसी, इट मीन्स आर्टिकल 360 के तहत। तीनों की अलग अलग कंडीशन है, ठीक है। ये पूरे देश में लगाई जा सकती है। अब तक भारत में 3 बार से अधिक, जब पहला चाइना ने अटैक किया था 1962 में, आपसे पूछा जाए कि कितनी बार 352 के तहत लगाई जा सकती है, लगाई गई है 352 के तहत। फर्स्ट टाइम 1962 में जब चाइना ने अटैक किया था, चाइना अटैक टू इंडिया। सेकेंड 1965 में जब पाकिस्तान अटैक टू इंडिया, और 1975 ओनली जो है इंदिरा गांधी के टाइम, ठीक है। इस टाइम नॉर्मल जो है, तो 3 टाइप में जो है 3 बार अब तक 352 के तहत इमरजेंसी लगाई जा चुकी है, ठीक है। आर्टिकल 360 के तहत, 356 के तहत कई राज्यों में, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में लगाई जा चुकी है, बिहार में, राजस्थान में भी 4 बार लगाई जा चुकी है। लेकिन आर्टिकल 360 के तहत देश में कभी भी, अभी तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा कभी नहीं हुई है, क्योंकि 70 सालों में कभी ऐसी कंडीशन हुई नहीं देश की कि आर्थिक स्थायित्व तो खतरे में आ जाए, ठीक है। तो ये अब तक कभी भी नहीं लगाया गया है, ठीक है। तो हमने जो है अब जो है राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़ ली थी, दोनों टाइप की शक्तियाँ हमने राष्ट्रपति की पढ़ ली थी, कि राष्ट्रपति की नॉर्मल शक्तियाँ जो है 4 भागों में है, और इमरजेंसी जो शक्तियाँ हैं वो 3 भागों में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।